Para hawai. जी मैं आ गया हूँ जी क्लास में। ठीक है जी, जस्ट 2 मिनट देखते हैं। 44 के करीब पार्टिसिपेंट थे पहले। ठीक है, उनके आने तक अगर कोई स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ ले, अदरवाइज जैसे ही 40 प्लस होंगे तो मैं स्टार्ट कर दूंगा। इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट के बारे में मैं बता रहा था। फीमेल की सीटें ज्यादा हैं इनके पास। यस सर। कितनी है? एक मिनट सर। 87 है सर तकरीबन। फिर कितनी? 79 है। और मेल की 19 के करीब। 87 जो है ये फीमेल या 70। मेल की 18 है सर टोटल पोस्ट कंप्यूटर साइंस की, और फीमेल की जो है ना टोटल 87 है। मैंने वो रेशो से ही देखा है कि यहाँ जो है ना फीमेल है। ओपन मेरिट पे 16 है, बाकी जो है ना वो कोटे पे होंगी, माइनॉरिटी या दूसरे पे। ठीक है। हाँ जी, ओपन मेरिट पे 16 है। फीमेल की ओपन मेरिट पे 79 है। ओके जी, तो हम बात कर रहे थे कि रेफरेंशियल इंटेग्रिटी जो है ये कॉन्स्ट्रेंट हमारे पास वो कॉन्स्ट्रेंट होता है जो रिलेशनशिप पे एग्जिस्ट करता है। जब दो टेबल में रिलेशनशिप होता है तो उसमें एक पेरेंट और एक चाइल्ड जो है ना वो होता है। पेरेंट कौन सा होता है? जहां से आप अपने फील्ड को रेफर कर रहे होते हैं, जिसमें वो प्राइमरी की होता है, और चाइल्ड में आप उसे रेफर कर रहे होते हैं। अब इंसर्ट के ऊपर रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि आप पहले पेरेंट में डाटा को दाखिल करेंगे तो उससे रिलेटेड डाटा आप चाइल्ड में दाखिल करेंगे। मसलन अगर आप एक जो है वो दाखिल करना चाहते हैं ऑर्डर टेबल के अंदर और उस कस्टमर का रिकॉर्ड पेरेंट टेबल में मौजूद नहीं है तो आप उसे नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है? पहले आपको कस्टमर क्रिएट करना पड़ेगा पेरेंट के अंदर और उसके बाद आप उसको ऑर्डर जो है ना वो जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह आप बात कर लें डिलीट करने की। अब आप एक कस्टमर के ऑर्डर को डिलीट करना चाहते हैं या एक स्टूडेंट है उसके उसकी इशू की हुई बुक्स को आप डिलीट करना चाहते हैं। अगर आप उस स्टूडेंट को पहले डिलीट कर देंगे पेरेंट में से तो चाइल्ड के अंदर मौजूद तमाम रिलेटेड रिकॉर्ड जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगे सारे के सारे। तो डिलीट करने के ऊपर रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या एनफोर्स करता है कि जी चाइल्ड में से पहले डिलीट किया जाएगा और पेरेंट में से बाद में डिलीट किया जाएगा। यहाँ पर बात करते हुए मेरे जहन में एक बात और आ गई कि उसे कहते हैं जी आर्फन रिकॉर्ड्स। ऑर्फन रिकॉर्ड्स, अगर आप रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट को वायलेट करेंगे तो आपकी डेटाबेस में जो नक्स पैदा हो सकता है, जो खामी इसमें आ सकती है, वो ऑर्फन रिकॉर्ड्स की आएगी कि आपने एक ऐसे पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया जिसके चाइल्ड रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, तो इसका मतलब है ऐसे चाइल्ड का रेफरेंस तो खत्म हो गया। तो ऐसे रिकॉर्ड्स जिनका पेरेंट रिकॉर्ड में रेफरेंस मौजूद नहीं है या डिलीट कर दिया गया है, ऐसे रिकॉर्ड्स को डेटाबेस के अंदर ऑर्फन रिकॉर्ड्स जो है ना वो कहा जाता है। ठीक है जी, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी के बाद हमारे पास आ गया जी आरडीएम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जी। एक हमारे पास एंटिटी इंटेग्रिटी है, दूसरा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। लैंग्वेज पे हम कल बात करेंगे जी, आज हम सिर्फ एंटिटी पे बात करेंगे। ये बात हमारी ऑलरेडी तकरीबन हो चुकी है। एंटिटी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आप देखें अब इसको देखें आप, हम हुई होगी लॉजिकल मॉडल है। अब ये हम फिजिकल मॉडल बना रहे हैं, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। स्टूडेंट का नाम लिखेंगे तो इसका मतलब है ये एंटिटी है।
उसके बाद स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और डीओबी है, उसके अंदर हम कॉमा के साथ लिखेंगे और अंडरलाइन करेंगे जो प्राइमरी की होगी उसको। ठीक है जी। इसी तरह कंपोजिट एट्रीब्यूट्स का कॉन्सेप्ट हमने कल पढ़ लिया था, आज उसकी डायग्राम आप देख लें। ये आपके पास स्टूडेंट का टेबल है, इसके अंदर स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस का फील्ड मौजूद है। एड्रेस जो है ये फर्दर डिवाइडेड है हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, कंट्री, सिटी कोड, सिटी और एरिया कोड के अंदर। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इस तरह बनी हुई होगी, लेकिन जब आप उसका फिजिकल मॉडल ड्रा करेंगे तो आप देखें यहाँ पर आप लिखेंगे जी स्टूडेंट का आईडी है, नेम है और उसका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है। और इसको जो जो हमारे पास ये है, इसको अलहदा टेबल बनाएंगे आप एसटी एड्रेस के नाम से, और उसके अंदर आप स्टूडेंट आईडी को रिपीट करेंगे क्योंकि इस स्टूडेंट आईडी का ये है, और उसके बाद हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, कंट्री, सिटी कोड, सिटी एंड एरिया कोड। इस तरह से इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। ये जहन में रख लें आप कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में हम इसे इस तरह से शो कर रहे हैं। Student is entity but the S name and SID are the attributes. Definitely attributes हैं, लेकिन यहाँ पर ये देख लें जी कि हम किस तरह से मैप करते हैं। ठीक है। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को मैप करने का तरीका आप जरा समझ लें कि कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को हम सेपरेट एंटिटी के तौर पे मैप कर रहे हैं। ध्यान से ये लफ्ज सुन लें। ठीक है। कंपोजिट एट्रीब्यूट जो है इसको हम अगर मोर देन एक कंपोजिट एट्रीब्यूट में मोर देन एट्रीब्यूट्स हैं तो हम उसको एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे जो है वो हैंडल करेंगे। और आप देखें हमने यहाँ पे एक एंटिटी बना दी है एसटी एड्रेस के नाम से, और उसमें आप जो उसकी मेन एंटिटी है वही आईडी जो है वो आप रिपीट करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है तो यहाँ पे भी स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की होगा, और इस तरह से आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। उसके बाद जी बाइनरी रिलेशनशिप की बात हमने कर ली थी कल, आज उसकी टाइप्स को देखते हैं। बाइनरी रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप है जो दो टेबल्स के दरमियान होता है। ठीक है। और कार्डिनैलिटी की बुनियाद के ऊपर, कार्डिनैलिटी मीन नंबर ऑफ रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन वन टेबल एंड नंबर ऑफ रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन द अदर टेबल। टेबल ए में मौजूद रिकॉर्ड्स की तादाद के रिलेटेड रिकॉर्ड टेबल बी में कितने होते हैं, इसकी बुनियाद के ऊपर, रिकॉर्ड्स की तादाद के बुनियाद के ऊपर हमारे पास जो बाइनरी रिलेशनशिप होगा ये 1 to 1 हो सकता है जी। ठीक है। तो इससे मुराद क्या है कि एक रिकॉर्ड रिलेटेड जो चाइल्ड टेबल है उसमें एक ही रिकॉर्ड मौजूद होगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। और चाइल्ड में मौजूद एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट टेबल में पेरेंट में भी एक ही होगा, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम 1 to 1 कहेंगे। और सिमिलरली 1 to many और many to many मैंने आपको बताया था। मैनी टू मैनी के लिए मैं यहाँ पे एक आपको बता रहा हूँ चीज़ जी। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जो होता है ये डायरेक्टली एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। ये बनाने के लिए हमें दरमियान में एक जंक्शन टेबल जो है वो बनाना पड़ता है, तब जाके दो टेबल्स के दरमियान जो है वो बाइनरी रिलेशनशिप, सॉरी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जो है वो कायम होता है। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ इसकी। ये देखें जी, ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, और जब हम इमेज पर क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर ये आपके सामने एक रिलेशनशिप है जी। तो आप ज़रा देख सकते हैं इसको कि ये स्टूडेंट है और ये क्लासेस हैं। हम अगर रियल लाइफ में इसको बयान करें तो सिंपल सी बात है जी, स्टूडेंट्स जो होते हैं ये एक से ज़्यादा क्लासेस में रोल होते हैं, और एक से एक क्लास में एक से ज़्यादा स्टूडेंट। क्लासेस जो हैं इनके दरमियान मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। लेकिन ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हम किस तरह से डेटाबेस में जाके इम्प्लीमेंट करते हैं। जब इस रिलेशनशिप को डेटाबेस में जाके कोड करके इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो आप एक टेबल बनाएंगे स्टूडेंट का, एक टेबल बनाएंगे क्लास का, दरमियान में एक टेबल होगा जिसे जॉइंट टेबल भी कहते हैं और जंक्शन टेबल भी कहते हैं, जिसके अंदर आप उन दोनों की प्राइमरी कीज को जो है वो रखेंगे रेफरेंस के तौर पर, उन दोनों को मिलाकर आप जो है वो प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। तो इस तरह आप देखेंगे कि आपके मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको दोनों टेबल्स के दरमियान एक तीसरे टेबल को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है।
और जो हमारे पास ER डायग्राम होती है, ER डायग्राम में हम इसे डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर देते हैं। लुक एट दिस इज, ये हमारे पास बुक्स की एंटिटी है, ये हमारे पास ऑथर्स की एंटिटी है, ठीक है। तो बुक्स और ऑथर के दरमियान ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो इसको हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो जाके इस तरह से करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ गया जी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस। ये हमारा टॉपिक होगा जी कल का। इसके अंदर हम एसक्यूएल की क्लासेस भी पढ़ेंगे। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं जी हमारे पास, इसमें प्रोसीजरल लैंग्वेजेस भी हैं और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस भी हैं, ठीक है जी। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हमारे पास कौन कौन सी हैं, जैसे कि रिलेशनल अलजबरा एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हमारे पास होती हैं जो हम आगे जाके देखेंगे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो एसक्यूएल है हमारे पास, ठीक है जी। प्रोसीजरल वर्सेस नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस, यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं जी कि ये हमारे पास क्या है। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना जी, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत शॉर्टेस्ट वे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब आप देखें क्लियरली लिखा हुआ आपको मिल गया, कहाँ आपने किसी आर्टिकल को पढ़ना था और उस आर्टिकल में से आपने ढूंढना था। लेकिन अगर कोई रिलेटेड क्वेश्चन आपको गूगल में मिलता है, ये कमांड ड्रिवन होती हैं जी और ये फंक्शन ड्रिवन होती हैं। इसमें फंक्शंस हमारे पास होते हैं, इट वर्क्स थ्रू द स्टेट ऑफ मशीन, और ये जो है ये मैथमेटिकल फंक्शंस के थ्रू चलती हैं। ये सिमेंटिक्स जो हैं इसके ज़रा टफ होते हैं और इसके सिमेंटिक्स जो हैं वो सिंपल होते हैं। तो ये डिफरेंस है हमारे पास प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज के अंदर। तो हमारे पास जो एसक्यूएल है ये एक प्रोसीजरल लैंग्वेज की मिसाल है डेटाबेस के लिए। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो हम कल वाले लेसन में देखेंगे, और रिलेशनल अलजबरा जो है ये एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, ठीक है। तो रिलेशनल अलजबरा की कुछ सिंबल्स हैं उनको हम समझ लेते हैं। रिलेशनल अलजबरा को, रिलेशनल अलजबरा बेसिकली एक लैंग्वेज है हमारे पास जिसके ज़रिए हम अपने RDM के ऊपर काम कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल है जी, इसको समझ लीजिएगा जी। सिमेंटिक से मुराद यहाँ पे सिंटैक्स होता है मदीहा, सिंटैक्स, ओके, कि इनका सिंटैक्स जो है वो क्वाइट टफ होता है और इनका सिंटैक्स जो है ये थोड़ा सा आसान होता है। जिस तरह एक लैंग्वेज का सिंटैक्स नहीं होता, यानी सिमेंटिक्स जो होते हैं ये इक्वल टू, सिमेंटिक्स इज इक्वल टू करैक्टर सेट प्लस सिंटैक्स। किसी भी लैंग्वेज में जो कमांड्स होती हैं और उन कमांड्स को लगाने के जो रूल्स होते हैं उन दोनों को मजमूई तौर पर हम सिमेंटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज के जो सिमेंटिक्स हैं वो इजी हैं, जबकि प्रोसीजरल लैंग्वेज के जो सिमेंटिक्स होंगे, सिंटैक्स होंगे, वो थोड़े से टफ होते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पे लिख रहा है। ये कॉमन वर्ड है हमारे पास प्रोग्रामिंग के हवाले से या लैंग्वेजेस के हवाले से, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इसके सिनोनिम्स भी देखें, ये लफ्ज आ गया जी सिमेंटिक, और आप सिमेंटिक के मीनिंग देखें ज़रा, तो आप देखेंगे रिलेटिंग टू मीनिंग, सिमेंटिक मीनिंग, किसी भी लैंग्वेज की जो लॉजिक होती है उसको हम कहते हैं कि ये उसके सिमेंटिक्स हैं, ठीक है जी। ये लास्ट पे अब कीजिएगा जी। ओके ओके, दैट्स व्हाई यू मे आस्क मदीहा, इट डजंट मीन कि आपने गलत पूछा है, अच्छा किया है। मैंने एक परसेप्शन के साथ इसको बयान नहीं किया कि कॉमन वर्ड है तो हो सकता है, लेकिन आप पूछ सकते हैं जी माइन्यूटली। यहाँ पर हमारे इकट्ठे होने का मकसद यही है, वरना पढ़े हुओं को पढ़ाना मकसद थोड़ी है। आप सारे पास्ट कैंडिडेट हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, आपको मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ और वो चीज़ें बता रहा हूँ कि जो थोड़ी अहम हैं इस पर्टिकुलर जॉब के हवाले से या टेस्ट के हवाले से। अब आगे देखें जी, रिलेशनल अलजबरा को आपने लाजमी देखना है जी, इसको छोड़ना नहीं है आपने, ठीक है। रिलेशनल अलजबरा को 5 बेसिक ऑपरेशन हैं जी रिलेशनल अलजबरा के अंदर। एक यूनरी ऑपरेटर हैं और दूसरे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। 3 ऑपरेटर्स, 2 ऑपरेटर यूनरी हैं, सेलेक्ट और प्रोजेक्ट का,
और 3 इसके अंदर बाइनरी ऑपरेटर हैं, यूनियन, सेट डिफरेंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये एसक्यूएल के साथ एसक्यूएल को आपने यूज जरूर करना है इसको समझने के लिए, लेकिन ये सेपरेट नेम है, समझ आ रही है। सेलेक्ट एक ऐसा यूनरी ऑपरेटर है रिलेशनल अलजबरा का, इनके बाकायदा सिंबल्स हैं। सेलेक्ट का सिंबल जो है वो सिग्मा है, ठीक है, ग्रीक लेटर सिग्मा के साथ हम इसको शो करते हैं। प्रोजेक्ट का जो लेटर है प्रोजेक्ट का, इसे हम ग्रीक लेटर रो के साथ, इसको रो बोलते हैं जी। ये जो लेटर है हमारे पास रो, अगर आप यहाँ पर आकर लिखें रो सिंबल, मेरा ख्याल है मैंने लफ्ज सही नहीं लिखा तो, लेकिन ये इस तरह ग्रीक सिंबल रहो, यस, RH और हो अगर आप लिखेंगे तो आपको ये सिंबल यहाँ पे मिलेगा। रिलेशनल अलजबरा के लिए अंदर ये हमारे पास मौजूद होता है रो सिंबल। अगर हम यहाँ पे लिखें रिलेशनल अलजबरा प्रोजेक्ट ऑपरेटर, ठीक है जी, ये हम लिखते हैं तो हमें पता चलेगा गीक्स फॉर गीक्स का आर्टिकल मौजूद है। और ट्यूटोरियल पॉइंट की जो अंग्रेजी है ना जी, ये बड़ा ही आसान है और बहुत ही सिमेट्रिक वे में इसने लिखा हुआ है। देखें जी, आर्टिकल है कि ऑपरेशनल अलजबरा क्या है, प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल, और यहाँ पे वो सिंबल आपको दिखाएगा यकीनी तौर पे। कहीं गलत, एक्सप्लेन प्रोजेक्ट ऑपरेशन, ओके जी, प्रोजेक्ट ऑपरेशन इसके ऊपर आ गया, हम लिखते हैं इमेज के ऊपर जी। तो ये इसको समझने के लिए है जी कि रो जो सिलेक्ट का ऑपरेशन है ये रोज के ऊपर परफॉर्म होता है, जो प्रोजेक्ट का ऑपरेशन है ये कॉलम्स के ऊपर इस्तेमाल होता है। अगर मैं एसक्यूएल इक्विवेलेंस बताऊं इसकी, एसक्यूएल लैंग्वेज के अंदर जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है ये हमारे पास सेलेक्ट ऑपरेटर है, और जो वेयर क्लास हम यूज करते हैं ये हमारे पास प्रोजेक्ट है। ये लिखा हुआ है बाकायदा जी, अब आप इसको पढ़ लें, ये मिसाल आपकी समझ में आ जाएगी जी। ये आपने लिखा हुआ है जी कि एग्जांपल है कि रो नेम एंड हॉबी, सॉरी सेलेक्ट, दिस इज द सेलेक्ट सिंबल, सेलेक्ट नेम एंड हॉबी और पर्सन। ये पता क्या है, ये रिलेशनल अलजबरा की एक एक्सप्रेशन है। इसका मतलब है सेलेक्ट नेम हॉबी फ्रॉम पर्सन, ये इसकी एसक्यूएल इक्विवेलेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपके पास टेबल है और ये रिलेशनल अलजबरा में लिखा हुआ है सेलेक्ट, और लिखते हम इसे कैसे हैं, सेलेक्ट का रो का सिंबल, सॉरी सिंबल डाल के उसके बाद जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको इस तरह लिखते हैं, और टेबल का नाम हम ब्रैकेट में लिखते हैं। ये सिंटैक्स है प्रोजेक्ट ऑपरेटर का, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा जी, ठीक है जी। ओके जी, वेरी गुड तंजीला, अगर सिंपल है तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं और कॉलम वाइज आप इसको देख सकते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास कुछ रिलेशनल अलजबरा के हैं। अब हम इसको मजीद थोड़ा सा देख लेते हैं जी। उसके बाद इसके अंदर यूनियन का ऑपरेटर है जिसका लेटर जो है वो यू है। इंटरसेक्शन है, जो इंटरसेक्शन का सिंबल आम सेट थ्योरी के अंदर आपने पढ़ा है, वही सिंबल इसके अंदर भी मौजूद है और मीनिंग भी सेम है, मीनिंग भी 100% सेम है। यूनियन ऑपरेशन का मतलब क्या है कि जिसमें आपके पास कॉमन एट्रीब्यूट्स भी आएंगे और नॉन कॉमन एट्रीब्यूट्स भी आएंगे। इंटरसेक्शन का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ कॉमन जो रिकॉर्ड्स और एट्रीब्यूट्स होंगे सिर्फ और सिर्फ वही आएंगे, ठीक है जी। ये हमारे पास कुछ ऑपरेशंस हैं, सेलेक्ट, प्रोजेक्ट और इसी तरह यूनियन। इनके नाम आपको याद होने चाहिए, इनकी नोटेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है जी। ये सेलेक्ट के लिए सिग्मा है, प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास रो ऑपरेशन है। मजीद आप यहाँ पर इसकी एग्जांपल्स देख सकते हैं, अगर हमें कोई नज़र आती है तो ये एग्जांपल देखें। इसके ऊपर हमने लिखा हुआ है जी कि ये प्रोजेक्ट है, सुपर्ब लिखा हुआ है, स्टूडेंट लिखा हुआ है, तो इसमें से सुपर्ब कॉलम जो है वो आपको रिट्रीव किया जाएगा। अगर मैं कहूँ कि इसकी इक्विवेलेंट एसक्यूएल क्या है, तो इसकी इक्विवेलेंट एसक्यूएल है सेलेक्ट सुपर्ब फ्रॉम स्टूडेंट, ओके। इसी तरह आप इसको देख लें जी, ये आपके पास लगा हुआ है जी, ये आपके पास सिग्मा वाला ऑपरेटर है, ये एम्प्लॉय का टेबल है। इसको जरा रीड करें जी, ये क्या है। इसका मतलब है सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन 8000, ठीक है जी। ये देख लें मैं किस तरह से पढ़ रहा हूँ इसको, कि ये हमारे पास जो है ये सेलेक्ट ऑपरेटर है, ये प्रोजेक्ट ऑपरेटर है, और इस तरह इसको लिखा जाता है जी, ठीक है। सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय द टेबल नेम एंड वेयर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 8000, तो ये
थोड़ी सी नोटेशन, इनके नाम, इनके नंबर और इनकी यूटिलाइजेशन आपको पता होनी चाहिए। सेलेक्ट किस पे अप्लाई होता है, और हमारे पास जो रो ऑपरेशन है ये किस पे अप्लाई होता है, सर यूनियन ये इस कौन तरह है, हम किस जगह पे लिखते हैं, सेक्शन कौन है। ये इन सिंबल्स के हाँ जी। साथ? नहीं नहीं, ये क्वेरी में नहीं लिखा जाता, ये नोटेशनल लैंग्वेज है, नोटेशनल। ओके, ऑन पेपर करने के लिए ये होता है। जब अच्छा डेटाबेस का फिजिकल डिजाइन बनाया जा रहा होता है ना, तो सही उस सही, वक्त होता ठीक है। हो। ये बात ना हमारे जहन में, हर स्टूडेंट के ये बात जहन में नहीं होती। याद रखिएगा, आपका पूरा सॉफ्टवेयर पहले इन डायग्राम्स और इन स्पेसिफिकेशन बनता है। ठीक है जी। अच्छा बताया जी जीएमएस वर्ल्ड ने कि ये स्कीमा लेवल है, आप इसको स्कीमा लेवल भी कह सकते हैं। मैं इसको फिजिकल डिज़ाइन बोलता हूँ कि ये बेसिकली फिजिकली जब हम अपनी डेटाबेस को डिज़ाइन, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है जो मैं बोल रहा हूँ कि जब आप इसको इसको इस फिजिकल डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप एसक्यूएल के जरिए लिखेंगे, वहां ये नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसकी कन्वर्जन के हवाले से भी आपने थोड़ा देख लेना है। ये रो वाइज किस तरह अप्लाई होते हैं, कॉलम वाइज किस तरह अप्लाई होते हैं, तो ये, और ये है क्या, ये अलजबरा लैंग्वेज। ओके, अलजबरा जो कि हमारे पास डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है एक आरडीएम के अंदर, हम आरडीएम को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद यूनियन इंटरसेक्शन हो गया जी। ये जॉइंट्स हैं जी, जो यूनियंस और इंटरसेक्शन की बुनियाद पर इन ऑपरेशन, सब आप देखें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है डेटाबेस का, जॉइंट्स। ठीक है जी, हर बंदा जॉइंट्स की तमाम इकसाम का कॉन्सेप्ट जहन में बिठा के जाएगा। ये इंटरव्यू में भी पूछा जाने वाला सवाल है और ये पेपर में भी पूछे जाने वाला सवाल है, याद रखिएगा। डेटाबेस के अंदर नॉर्मलाइजेशन, जॉइंट्स, रिलेशनशिप्स और जॉइन मेरे ख्याल में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता होना चाहिए कि जॉइंट्स क्या हैं और उनकी कितनी इकसाम। जॉइंट्स इन डेटाबेस, और आप देखें W3 स्कूल के ऊपर भी इसका पड़ा हुआ है, कोड लगा के उन्होंने बाकायदा इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाई हुई है। ट्यूटोरियल पॉइंट्स के ऊपर भी कंप्लीट आर्टिकल मौजूद है जी कि एसक्यूएल जॉइंट्स क्या हैं, बाकायदा एग्जांपल्स दे के बनाई हुई हैं। ये इसकी टाइप्स आ गई जी। नंबर 1 इनर जॉइन और आउटर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल जॉइन, सेल्फ जॉइन, ये सारे किस्म के जॉइन हैं। बेसिकली ये दो टेबल्स या दो से ज्यादा टेबल में से डाटा को सिलेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनकी टाइप्स की बुनियाद पे डाटा डिफरेंट वे के अंदर हमें जो है वो एक्सेस होता है। किस तरह से एक्सेस होता है इस पे हम इंशाल्लाह कल बात करेंगे जी। और कोशिश मैं करूंगा कि अगर हुआ तो मैं कोई यहाँ पे आपको लाइव भी करके दिखा दूंगा। चलें, वो W3 स्कूल को मैं यूज कर लूंगा, उसके अंदर चूंकि लाइव कोड रन हो जाता है। जैसे ये है ना, मतलब आप यहाँ पे ट्राई इट यूर सेल्फ करें तो आप देखें कि ये आपके पास एक क्वेरी लिखी हुई है, इनर जॉइन लगाया है उसने कस्टमर के ऊपर। ठीक है, और अब आप रन एसक्यूएल करेंगे तो ये आपको उसका टेबल और ऑर्डर का और कस्टमर का जो है ना वो नजर आ रहा है। ठीक है, इसी इनर जॉइन को अगर हम लेफ्ट का नाम दे देते हैं तो माइट भी कि आपकी जो है ना वो आउटपुट चेंज हो जाए। इसके ऊपर हम इस तरह से इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। ठीक है जी, तो ये पार्ट हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया। कल हमने जॉइंट्स, नॉर्मलाइजेशन, डी नॉर्मलाइजेशन और एसक्यूएल जो है उसके ऊपर बात करेंगे, और हमारा डेटाबेस का जो सिलेबस है तकरीबन वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर फिर भी आप समझेंगे कि कोई मज़ीद टॉपिक्स रहते हैं तो वो उसके लिए कल ही के अंदर आप क्वेश्चन आंसर सेशन हमारा होगा। कल का हमारा डेटाबेस का लास्ट सेशन होगा। जो टॉपिक्स हम उसके अंदर पढ़ेंगे, नॉर्मलाइजेशन और उसकी सर ये टाइप्स, कल होगा उसके या बाद मंडे को जॉइंट्स होगा? और उसकी टाइप्स, और उसके बाद एस। कल क्या दिन है? हाँ, सैटरडे को, सैटरडे को या मंडे को। मैं सैटरडे ऑफ सैटरडे नहीं है को सर? भी हो सकता है। ठीक है, जी सर। नहीं नहीं, आपने आप बिजी तो नहीं है, यूनिवर्सिटी तो नहीं जाना आपने? नहीं मैंने यूनिवर्सिटी नहीं जाना, लेकिन वैसे मैंने मंडे टू फ्राइडे का ही कहा हुआ है। चले ठीक है फिर, अगर बताया ये तो बड़ी अच्छी बात है, मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी जरा। फ्राइडे आपके को, कल लेक्चर्स थे ना, इस वजह से मैंने। ठीक है मुझे याद है।
तो फ्राइडे तक आप सारे सेशंस को देख लेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन और लास्ट सेशन नॉर्मलाइजेशन, टाइप्स ऑफ जॉइन और पूरी एसक्यूएल लैंग्वेज की जो क्लासेस हैं, सेलेक्ट थ्योरी, इंसर्ट थ्योरी और उसके इंसर्ट क्वेरी, सेलेक्ट क्वेरी, अपडेट, डिलीट, क्रिएट टेबल, आल टेबल, इनका जो सिंटैक्स है ये आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा और जो इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं उनको डिस्कस किया जाएगा जी। अब अगर का किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली पूछ सकते हैं। सर नेक्स्ट वीक से ना सैटरडे और संडे को टेस्ट हुआ करेंगे बस। जाहिर है वो तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, जैसे ही आपका ये डेटाबेस का। डेटाबेस कंप्लीट होगा तो उसके फौरन बाद जो है ना जी, आपने एक मॉक टेस्ट लेना है इनका, ठीक है। 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट आपने लेना है सर डेटाबेस के ऊपर। ठीक है सर, ठीक। सर मैं ये 25 ये इन्हीं से ही पूछ लें कि सैटरडे 25 संडे मार्क्स को, का एक क्विज रख लें या 100 मार्क्स का ही रख लें? नहीं 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 नहीं, 100 मार्क्स का एक होगा आपका, जो है जैसे ही हमारा डेटाबेस खत्म होगा तो उससे अगले दिन या उससे अगले दिन जो है, जो भी आप दिन तय करेंगे, आपने 100 MCQs का मॉक टेस्ट जो है वो इनका कंडक्ट कर लेना, ठीक है। ठीक हो गया सर। तो सर जो टेस्ट होगा हमारा एमसीक्यूज का, तो वो सिर्फ डेटाबेस के क्वेश्चन होंगे उसमें? जी जी जाहिर है डेटाबेस के, जब 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 हम सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे उस वक्त उसी के हुआ करेंगे, ठीक है। जब आप डेटाबेस के बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या प्रोग्रामिंग हम पढ़ते हैं, तो फिर जब उसके बाद जो टेस्ट सैटरडे संडे को ये कह रहा है ना, मतलब असद जो कह रहा है, उनके अंदर आपके जितने सब्जेक्ट हमने कवर किए होंगे वो हुआ करेंगे, प्लस जनरल नॉलेज और वो जो 20 सवाल आते हैं पेपर में, यानी बिल्कुल एक पेपर की तरह का पेपर होगा, लेकिन स्पेसिफिक होगा उस टॉपिक में से जो हम कर चुके होंगे। जब सारे सब्जेक्ट हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर आपके पूरे सिलेबस में से मॉक टेस्ट होंगे, 10 होंगे या 12 होंगे, वो इसको पता है, इसने तरतीब बनाई होगी। कोई थ्योरी नहीं होती जी, सिर्फ एमसीक्यूज ही होंगे, लेकिन एमसीक्यूज को करने के लिए कॉन्सेप्चुअल अप्रोच ही यूज होती है जी, एमसीक्यूज को आप रट्टा नहीं लगा सकते। सर फिर एमसीक्यू चेकिंग किस तरह किए जाएंगे? जब आप एमसीक्यूज का 100 का टेस्ट दे के फिनिश पे क्लिक करोगी ना, तो आपकी ईमेल एड्रेस के ऊपर उसकी की आ जाएगी आपको, ठीक है। उससे आप अपनी एवेल्युएशन कर लेंगे कि मेरे कितने ठीक हैं नहीं, और मैं कितने सर में। रिजल्ट भी शेयर कर दूंगा कि किसके कितने मार्क्स आए हैं। हाँ वो तो आप शेयर करेंगे ना, इनको तो की मिलेगी ना, जी सर। आप तो मार्क्स शेयर करेंगे ना, इनको तो पता चलना चाहिए मेरा कौन सा गलत है और कौन सा ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग जी, हम कौन सा पीपीएससी वाले हैं, हम तैयारी वाले हैं। हमने सिर्फ आपको बताना है कि आपने सही किया है या नहीं किया है, ठीक है। और सर उसका आप पीपीएससी की तरह ही चेक सर पीपीएससी की तरह चेक करें ताकि पता चले कि हम कितने पानी में है। हमें वो बाद में जो मॉक टेस्ट होंगे ना, जो बाद में मॉक टेस्ट होंगे जिसमें पूरा पेपर होगा एक किस्म का, सारा सिलेबस प्लस जनरल नॉलेज, और वो जो 10 मॉक टेस्ट होंगे ना, समझ आ रही है, ये प्रैक्टिस होंगे। वो जो टेस्ट होंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग को भी इंक्लूड कर लें, देखेंगे ना अगर उस सिस्टम में नेगेटिव मार्किंग की ऑप्शन होगी तो। ये सर ये तैयारी होगी। काइंडली ओपन मेरिट की जो सीट्स होती हैं इनका क्या कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा इस बारे में बता दें। ओपन मेरिट की सीट, ओपन मेरिट का मतलब ये होता है कि वो कोटा पे नहीं होती। मिसाल के तौर पे कोटा है जी माजूर अफराद का, ठीक है, और एक बंदे ने अप्लाई कर दिया माजूर अफराद के कोटे में, तो उसका मेरिट माजूरों में से ही बनेगा, दूसरे लोगों से अलहदा हो जाएगा वो, ठीक है। और ओपन मेरिट पे हर बंदा कम्पीट कर रहा होता है जितनों ने अप्लाई किया होता है। इसी तरह माइनॉरिटी कोटा होता है, अगर 2 सीटें माइनॉरिटी कोटे की हैं तो जितने माइनॉरिटी के लोग अप्लाई करेंगे, 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, ठीक है ना जी, तो वही सारे वहां पर मौजूद होंगे। सर अगर फीमेल्स की सीट फॉर एग्जांपल 8 है, मतलब कोटा में, वुमेन कोटा में, तो ओपन मेरिट में अगर 10 है तो वो ओपन मेरिट में से भी सिलेक्ट हो सकती है या तो सिर्फ 8 ही मतलब सिलेक्ट होंगी? अगर आपने दोनों पे अप्लाई किया हुआ है तो आप दोनों में आपका अलहदा मेरिट बनेगा, जो ओपन में अलहदा बनेगा, दूसरे में अलहदा बनेगा, ठीक है। ओके सर।
बहरहाल जी एक बात है, आज मैं ना असल में बहुत ज़्यादा थका हुआ भी हूँ। तकरीबन 3 बजे से अब तक लाइव मेरे सेशन है, ठीक है, और अभी एक रहता है इसके बाद ना। तो मैं ये बता दूं आपको जी, मैंने पहले पहले लेसन में भी ये कहा था कि बहुत अच्छी आपने तैयारी करनी है, बस ये ना कीजिएगा कि सरसरी सी कर लें, ठीक है ना, छोड़ दें जो ट्यूशनें पढ़ाती हैं, जो जो आप अस्सलाम लेवल वालेकुम पे सर। काम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सर ये तो थ्योरी का तो ठीक है, हम नोट्स वगैरह देख लेंगे, लेकिन सम टाइम जैसे हम डेटाबेस में काम करते हैं क्यूरीज के ऊपर, तो उस तरह के एमसीक्यूज आ जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस कैसे करें? तो कुछ नहीं होता, थ्योरी का कोई कोडिंग नहीं आ जानी वहां पे लिखी हुई। अगर कल जितनी कोडिंग जितना परफॉर्म मैं करके आपको दिखाऊंगा ना, तो आपको आइडिया जी हो जाएगा, बस उतना परफॉर्म आप भी कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको साइट, ये एसक्यूएल है, W3 स्कूल है, समझ आ रही है। और इसके जी सर। ऊपर ये जो एग्जांपल्स दी हुई है ना इन्होंने, जी मिसाल के तौर पे यहाँ से ये शुरू कर रहा है फेयर की, अगर इन तमाम एग्जांपल्स को आप यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है, यहीं पे देख के रन करके अगर आप सिर्फ इनको देख लेंगे, तो आपकी क्वेरीज जो है ना ये मुकम्मल हो जाएंगी। सारा भी नहीं, बल्कि ये यहाँ तक बनता है, ये यहाँ तक, ठीक है। ये यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है सर, थैंक यू। सर DDBMS के भी लेक्चर होंगे क्या? डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लेक्चर नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन ये है कि ये अच्छा आपने याद करवाया है। इसके बारे में एक मैं ओवरव्यू आपको दे दूंगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस क्या होते हैं। मेरे जहन में कुछ टॉपिक्स हैं जो एडवांस्ड हैं, बिल्कुल लेटेस्ट टॉपिक्स हैं, जिसमें एडवांस्ड एल्गोरिदम है, एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कुछ चीज़ें हैं जो रूटीन के कोर्सेज से हट के आ गई हैं ना अब, तो वो मेरे जहन में जो है कि इसके बारे में, अब साइबर लेकिन सिक्योरिटी सर किसी ये ने मेरे पढ़ी या ख्याल नहीं में पढ़ी, एमफिल के लेकिन उसके सब्जेक्ट्स हैं। बारे में क्वेश्चन तो आ सकता है। तो इस तरह सब्जेक्ट ये एमफिल के हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होती है, दो चार बातें इसके बारे में जरूर करूंगा, मैं बता दूंगा नो कि ये सर, MCS हमने किया था ना, तो DDBMS उसमें इंक्लूड था एक टॉपिक। एक एक चैप्टर था जी आखिर कोर्स पे, है। आखिरी चैप्टर DDBMS का पढ़ाया जाता है, DBMS के अंदर, BS में भी और MCS में भी, ठीक है। ये मुझे पता है कि आखिरी चैप्टर जब सारी चीज़ें पढ़ा लेते हैं तो उन्होंने उसका कॉन्सेप्ट ज़रूर देना होता है, क्योंकि अगर बंदा फर्दर स्टडी करेगा, MPhil में जाएगा, तो वहाँ उसने DDS ही पढ़ना है, तो इसलिए उसको इंट्रो दिया जाता है। सही कह रहे हैं आप, और उस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि मेरे हैंडआउट्स में आखिरी चैप्टर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि ये है, ठीक है। अगर मैं देखूं ये पार्ट 1 है, तो ये पार्ट 2 आ गया, और पार्ट 2 के अंदर हम चले जाते हैं जी आखिरी पेजेस के ऊपर। ये टाइम स्टैम्पिंग है, लॉकिंग है, ये तो कंकरेंसी का टॉपिक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पे होगा कहीं ना। अच्छा जी, ये जो बार बार कह रहे हैं ना कि आपका ये इसको हाईलाइट बहुत ज़्यादा हुआ है, तो अब ये जो पार्ट 2 के मैं हैंड आउट शेयर करूंगा ना, इन पे मैं इसको बहुत डिम कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि अब वो तो फाइल शेयर हो चुकी है, उस पर नहीं हो सकता। अगर उस पर करूंगा तो वो आपके जो 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 है ना वो हाईलाइट किया हुआ है वो सारा ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसके बाद जितनी भी फाइल्स होंगी उसमें ये बिल्कुल राइट होके आपको नजर आएगा जी। जी मेरे पास तो नहीं है साजिद साहब, अगर आपके पास होंगे तो आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा मिस्टर असद के साथ, वही पढ़ा देंगे, उसी से ही लोगों को बता देंगे जी साइबर सिक्योरिटी के हवाले। इंपॉर्टेंट टर्म्स सारी आनी चाहिए जी, साइबर सिक्योरिटी की भी आनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की भी आनी चाहिए, क्योंकि ये सारे करंट टॉपिक्स हैं। वेब डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग और मोबाइल डेवलपमेंट, इन सारों की जो जनरल टर्म्स हैं उनका पता होना चाहिए आपको, समझ आ रही है। ये नहीं है कि जी आपने अगर आपने 4 साल पहले किया था तो अब आप कहें जी मुझे तो नहीं पता कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस कौन सी होती है, ठीक है ना।
इसलिए जो करंट चीज़ें हैं प्रोग्रामिंग के हवाले से और डेवलपमेंट के हवाले से, उनके भी नाम और टर्म्स आपके जहन में होनी चाहिए। जैसे क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या होता है? क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होती है कि जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। यानी आप एक मोबाइल की एप्लीकेशन बनाएं और वो एप्लीकेशन के अंदर वो iOS के लिए भी बने और वो जो है वो एंड्रॉयड के लिए भी बने। तो ऐसी एप्लीकेशन को हम क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन कहते हैं। अब ये नहीं आप कह सकते कि हमने ये नहीं पढ़ा तो इसका हमें नहीं आइडिया होना चाहिए। ये बिल्कुल मॉडर्न टॉपिक्स हैं और मैं कोशिश करूंगा जितने भी मॉडर्न टॉपिक्स हैं उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। जनाब साजिद साहब। हाँ जी सर जी, आप तो जनाब ना कहें, स्टूडेंट हैं आपके हम। हाँ जी, आप तो जनाब ना कहें सर, स्टूडेंट हैं आपके हम। अच्छा स्टूडेंट है आप मेरे? जी जी, स्टूडेंट ही हैं सर, अब आपसे पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट ही हैं। नहीं यार, मैं नहीं कहता आप स्टूडेंट है, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ बस। ठीक है, नहीं नहीं सर। अच्छा सर जी, वो बड़े ना हुओं को क्या गौरव ਕੋਈ ये ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਲਾਇਕ ਵੀ मतलब ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। नहीं नहीं क्या कह रहे सर थे वो, आप? हाँ जी, साइबर सिक्योरिटी में सर मेरी रिसर्च है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा आता है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे साइबर, गवर्नमेंट जॉब है ना सर, यहाँ पे हम काम करते हैं तो वहाँ पे सारा लिनक्स ही चलता है। तो हम ये जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना मॉडर्न जो टॉपिक्स हैं, अब ये कोई बंदा सोचे जी कि लिनक्स के बारे में कोई सवाल पेपर में नहीं हो सकता, तो मेरा नहीं ख्याल ये उसकी गलत सोच होगी। ठीक है ना, क्योंकि अब जी बीएस, जहाँ भी बीएस हो रहा है ना कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, वहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम जब पढ़ाया जाता है तो उसके अंदर जो थोड़ी बहुत चीज़ें बताई जाती हैं वो लिनक्स के बारे में ही होती हैं। और जो मेरा कोर्स होगा, जो मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाऊंगा, उसमें थोड़ा बहुत टच दूंगा मैं लिनक्स का। जी सर, बेसिक कमांड्स होती हैं, बेसिक कमांड्स सारी सर मैं आपको दे दूंगा, वो भी नोट्स पड़े हुए हैं, साइबर सिक्योरिटी की भी हैं, वो भी ले लीजिएगा। जी जी, सच को दे दीजिएगा जी, इंशाल्लाह वहाँ पे से। इंशाल्लाह सर, मिल के चलेंगे तो सर काम हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, आखिरी 2 मिनट हैं जी, काइंडली जी। जी जी, बोले बेटा। सर वो ये पूछना था कि मोबाइल में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर जावा लैंग्वेज में भी एप्लीकेशंस बन रही हैं जी। कॉटलिन एक लैंग्वेज है, उसमें भी बन रही हैं। सी शार्प भी इसके अंदर यूज हो रही है। पाइथन के जरिए भी एप्लीकेशन बन जाती है। ठीक है जी, ये चंद मशहूर लैंग्वेजेस हैं। वैसे तो डार्ट है, डार्ट एक लैंग्वेज है गूगल वालों की, उसके अंदर भी बन रही। ये लैंग्वेजेस हैं जो मेनली यूज हो रही हैं। और जो इन्वायरमेंट हैं उनमें फ्लटर, रिएक्ट, नोड जेएस, ये सारे फ्रेमवर्क हैं जिनके तहत इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन मेनली जिसमें आप कहें कि ज़्यादा बन रही हैं वो जावा है, और सी शार्प में भी बहुत सारी एप्लीकेशन बन रही हैं। वो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह आपको। प्रोग्रामिंग में जितनी भी टेक्नोलॉजीज है ना, प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजीज पे मैं बात करूंगा, क्योंकि ये तो मेरा फेवरेट है ना जी। ठीक है जी, लास्ट मिनट है जी। थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।